चलिए फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इम्पोर्टेंट सेक्शन से। मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर होगी आप लोगों को? एक बार बता दें। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए, बहुत बढ़िया, शुरू करते हैं। देखिए, पेज को इस तरीके से रख लीजिए, आप ऐसे मत रखिए, ऐसे रखिए, ऐसे करके, ठीक है। और हेडिंग डालिए एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च। एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च। सेक्शन 35। देखिए, होता क्या है कि बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, लगी हुई हैं और कुछ ना कुछ नया करने में लगी रहती हैं। नया रिसर्च करते हैं और रिसर्च करके कुछ नया प्रोडक्ट मार्केट में लेके आते हैं। तो रिसर्च जो करते हैं उस पर कोई तो खर्चा होगा ही, निश्चित तौर पे खर्चा होगा। रिसर्च कितने तरीके की है ये भी देखनी होगी, और फिर उस खर्चे को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जगह कैसे मिल रही है, कितनी मिल रही है, वो हमें समझनी होगी। चलिए साहब, इसे 3 पार्ट में मैं बांटूंगा। लिखना मेरे साथ कंटिन्यू रखिएगा आप लोग। पहला है खर्चा इन हाउस रिसर्च का, यानी असेसी अपने रिसोर्सेज से रिसर्च करवा रहा है। आपने देखा होगा, एक टीवी पर ऐड आता है, नया उजाला 4 बूंदों वाला या 4 गुणों वाला, कुछ ऐसे बोलते हैं। तो उसमें एक लैब दिखाते हैं, ज्योति लेबोरेटरी। तो इस तरीके से अपनी लैब में खुद ही टेस्टिंग कर रहे हैं, खुद ही नई चीज़ ला रहे हैं और नया लाके उसको मार्केट में लॉन्च करना चाहते हैं। तो निश्चित तौर पर प्रोडक्ट में कुछ मॉडिफाई करना है, कुछ चेंज करना है, कुछ नया लाना है, तो रिसर्च होगी। तो रिसर्च पहली जो है वो इन हाउस रिसर्च की बात हो रही है। इन हाउस का मतलब आपके अपने सोर्सेज से रिसर्च है और उस पर जो खर्चा हुआ है हम यहाँ पर उसकी बात करेंगे। इन हाउस रिसर्च में ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ पे एक एरो लगा रहा हूँ, कुछ कंडीशंस हैं। अगर आप इन हाउस रिसर्च करा रहे हैं तो ये कंडीशंस आपकी सेटिस्फाइड होनी चाहिए। नंबर 1, साइंटिफिक रिसर्च मस्ट बी रिलेटेड टू द बिजनेस ऑफ असेसी। पहली शर्त ये है। और दूसरी शर्त है, साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर शुड बी अप्रूव्ड बाय साइंटिफिक रिसर्च अथॉरिटी। इन हाउस रिसर्च करेंगे, वो रिसर्च एक तो बिजनेस से रिलेटेड होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए मैं वॉशिंग डिटर्जेंट टिकिया बनाता हूँ, अब मेरा मन आ रहा है कि मैं वॉशिंग पाउडर भी बनाऊं, तो ठीक है, मैं वॉशिंग पाउडर के ऊपर कोई खर्चा करूंगा तो मेरे बिजनेस से रिलेटेड माना जाएगा। लेकिन अगर मैं टेलकम पाउडर पे करूंगा तो वो नहीं माना जाएगा। इट मस्ट बी रिलेटेड टू द बिजनेस ऑफ द असेसी। चलिए साहब, अब इन हाउस रिसर्च की बात हो रही है साहब। इन हाउस रिसर्च में 2 प्रकार के खर्चे हो सकते हैं, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू का मतलब रैकरिंग नेचर, बार बार होने वाले खर्चे। कैपिटल जैसे प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग वगैरह।
यहां पर गवर्नमेंट ने क्या कहा, ध्यान से सुनना। यहां पर भी गवर्नमेंट बोली कि साहब बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस और आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस और आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। अब जरा एक बात देखिए ध्यान से, बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, मान लो डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस है, मैंने एज्यूम कर लिया ऐसे ही 1/1/2021। तो गवर्नमेंट क्या बोली, देखिए अब यहां के बाद 1/1/21 को बिजनेस स्टार्ट हो चुका है, तो बड़ी क्लियर सी बात है, अब इनकम भी होगी। और डिडक्शन का मतलब, P&L अकाउंट में चार्ज करने का मतलब, अलाउ करने का मतलब, डेबिट करने का मतलब तभी उठता है ना जब कुछ इनकम हो। अब बताइए यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट हो गया तो इनकम हो जाएगी, तो लास्ट के 3 महीने का P&L अकाउंट बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। तो गवर्नमेंट ने देखिए क्या बोला, डेट ऑफ कमेंसमेंट से 3 साल पहले, यानी ये डेट हो गई, डेट टू डेट 3 साल काउंट करने हैं आपने, डेट टू डेट। और क्या कहा, सुने ध्यान से, 2 खर्चे, एक रॉ मटेरियल यूज्ड इन, या मटेरियल भी कह सकते हैं, रिसर्च वर्क, दूसरा सैलरी टू रिसर्च वर्कर। इन 3 साल में ये जितना भी खर्चा हुआ, जितना भी है, अब देखिए बिजनेस स्टार्ट हुआ, बिजनेस स्टार्ट होते ही इसे यहाँ पर हम P&L अकाउंट में डेबिट कर देंगे, जितना मर्जी हो, और उसके बाद नेट प्रॉफिट आएगा। तो माई क्वेश्चन इज कि कमेंसमेंट से 3 साल पहले के केवल ये 2 खर्चे, बाकी कोई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं, केवल ये 2। अगर कमेंसमेंट से पहले का है तो केवल ये 2। आफ्टर कमेंसमेंट है तो देखिए फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, P&L अकाउंट बना हुआ है ना, कोई भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यहाँ कोई भी चलेगा, एनी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और फिर आ जाएगा नेट प्रॉफिट। सो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कमेंसमेंट से पहले अगर कोई खर्चा है तो वो केवल यही 2 खर्चे अलाउ होंगे, जितना मर्जी खर्चा हुआ हो बिजनेस स्टार्ट वाले ईयर में, ये सारे के सारा आपको खर्चा एकदम अलाउ हो जाएगा, और यहाँ पर उसके बाद प्रॉफिट आ जाएगा। और अगर बिजनेस ऑलरेडी चल रहा है तो किसी भी प्रकार का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो वो आप यहाँ पर डेबिट कर सकते हैं। अब मेरा आप लोगों से एक सवाल है, ये वाली डिडक्शन या ये वाली डिडक्शन डालने के बाद नेट प्रॉफिट की जगह, मतलब पॉजिटिव की जगह नेगेटिव रिजल्ट आ गया, तो इस नेगेटिव रिजल्ट को, मतलब लॉस आ गया, इस लॉस को हम क्या बोलेंगे, अनएब्जॉर्ब्ड साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर या बिजनेस लॉस? बताइए क्या बोलेंगे इसे। देखिए ये कहलाएगा आपका बिजनेस लॉस, क्योंकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की वजह से होने वाला लॉस, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होने वाला लॉस बिजनेस लॉस ही कहलाता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर में अगर कोई लॉस आएगा, नेगेटिव फिगर आएगी, तो फिर हम अनएब्जॉर्ब साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर कह सकते हैं। अब ये लॉस आ गया तो क्या करें, लिखिए एक नोट, दोनों के लिए कॉमन है, दोनों के लिए ये नोट लिख रहा हूं मैं, आप भी लिखिए। आफ्टर डेबिटिंग the revenue expenditure on scientific research, if there is any loss, then it will be called business loss। बिजनेस लॉस लिख लीजिएगा साथ के साथ, देन इट विल बी कॉल्ड बिजनेस लॉस। और अब ये बिजनेस लॉस की तरह अगले 8 साल तक आप इसे सेट ऑफ कर सकते हैं। करेंट ईयर में सैलरी को छोड़ के किसी भी एड से कर सकते हैं, और अगले 8 साल तक सिर्फ
पीजीबीपी हेड से कर सकते हैं, वो हम सेट ऑफ में इसको और डिटेल में पढ़ लेंगे। बताइए यहाँ तक एकदम क्लियर है, मन में कोई डाउट? नो सर। चलिए अब इसकी बात करेंगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये भी बिफोर कमेंसमेंट हो सकता है, और ये आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। अब डेट ऑफ कमेंसमेंट मान लीजिए मैं यहां पर भी वही मान लेता हूं 1/1/21, तो यहां भी 3 साल हैं, और इन 3 इयर्स में एनी कैपिटल एक्सपेंडिचर एक्सेप्ट एनी कैपिटल एक्सपेंडिचर एक्सेप्ट लैंड, वो आपका अलाउ होगा। अब जैसा कि आप जानते हैं यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अब बन जाएगा, तो ये सारा खर्चा या एक साथ डेबिट कर देंगे और फिर नेट प्रॉफिट, और यहाँ पर भी एनी कैपिटल एक्सपेंडिचर एक्सेप्ट लैंड, ये पीएनएल अकाउंट में आप यहाँ डेबिट करेंगे और नेट प्रॉफिट आ जाएगा। लैंड को क्यों छोड़ा है, कोई बता सकता है आप में से? फटाफट बताएं। लैंड का क्या डेप्रिसिएट होना है? रिसर्च में तो बस यूज होके निकल गया उसका, इसलिए गवर्नमेंट ने लैंड छोड़ दी। अब फिर वही बात आई कि सर अगर यहां भी नेगेटिव होता तो भैया बिजनेस स्टार्ट करने से पहले बहुत सारे खर्चे नहीं करने पड़ते, ये वही खर्चा है। कमेंसमेंट से पहले हमने खर्चा किया, फिर लॉन्च किया, अपनी जेब से खर्च किए पैसे। ठीक है तरुण? अब गवर्नमेंट कह रही है तुम्हारे पास पैसे थे तुमने खर्च कर लिया, अब तुम्हारा जब बिजनेस स्टार्ट होगा, जब तुम कमाने लग जाओ, तब अपने डिडक्शन ले लेना। तो गवर्नमेंट ने डिडक्शन दे दी, खत्म बात। क्या दिक्कत है इसमें? कोई डाउट है बताओ? चलिए अब नोट लिखो। नोट लिखो, नोट लिखो जी। इफ आफ्टर डेबिटिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन scientific research, if there is any loss, then it will be called unabsorbed scientific research expenditure। और फिर यहां पर आप इसे सेटअप कर सकते हो सैलरी को छोड़ के किसी भी एड से इनडेफिनिट नंबर ऑफ ईयर्स तक, और यहां अप टू 8 ईयर्स ओनली। लिख लेना ये ताकि याद रहे। अब बताओ यहां तक एकदम क्लियर? कोई डाउट? फटाफट लिखा करो प्लीज। चलिए अब आगे चलते हैं। अब हम लिखेंगे आपने रिसर्च आउटसाइड करवाई। आउटसाइड का मतलब ज़्यादातर ये गवर्नमेंट की लेबोरेटरीज वगैरह होती हैं, गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड होती है, वहाँ होता है इलाज, मतलब इलाज के रिसर्च होती है। और देखिए यहाँ इंपॉर्टेंट बात क्या है वो लिख लीजिएगा, मे और मे नॉट बी रिलेटेड टू द बिजनेस
बिजनेस ऑफ असेसी, प्लीज लिखिए ये, मे और मे नॉट बी रिलेटेड, मे और मे नॉट बी रिलेटेड टू द बिजनेस ऑफ असेसी। किस किस को बोल सकते हैं हम? नेशनल लेबोरेटरीज को, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, कॉलेज एटसेट्रा, आईआईटी, आईआईएस, बहुत सारे लोग हैं, सोशल साइंस, स्टैटिकल साइंस, साइंटिफिक रिसर्च, कुछ भी हो सकता है। हम किसी को भी यहाँ पेमेंट करें तो हमें जो डिडक्शन मिलेगी एट द रेट ऑफ 100% ऑफ एक्सपेंडिचर। प्लीज ध्यान से सुनना, यहाँ अमेंडमेंट है। लास्ट ईयर तक जहाँ भी 150% था, 150% था, गवर्नमेंट ने सब हटा के अब उसे 100% कर दिया। बताइए क्लियर है या अभी भी 150% का किसी को डाउट है? दिस इज अमेंडमेंट फ्रॉम असेसमेंट ईयर 21-22। बोलिए फटाफट। 100% होगा, जबकि पहले क्या था, आईआईटी नेशनल वगैरह को देते तो 150 मिलता था और अदर्स को देते तो 100% मिलता था। बट दिस ईयर सब उठा के गवर्नमेंट ने 100% कर दिया। नाउ क्लियर और नॉट, प्लीज टेल मी। हाँ पहले मिलता था, अब ये इस साल से 100% हो गया है। सो दिस इज अमेंडमेंट, आपके मॉड्यूल में भी है, सी इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में भी उन्होंने कर दिया है। चलिए अब मैं आपको अपनी बुक दिखा रहा हूं, थोड़ा ध्यान से देखें। हालांकि यहां पर अब पॉइंट है आपका, देखिए ये वाला डिडक्शन दे रही है गवर्नमेंट, और यहां भी ध्यान रखना 150 नहीं है, 100% होगा। तो अभी मैं लिखूंगा वो लिखना, यहाँ पे आप करेक्ट कर लेना अपनी बुक में। पूरे साइंटिफिक रिसर्च में 100% है अब, ठीक है। अब ये डिडक्शन क्या है? इन हाउस रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, मैं लिख रहा हूं इसे, आप लोग मेरे साथ साथ लिखिएगा। इन हाउस रिसर्च, और इंपॉर्टेंट बात यहां केवल कंपनी के लिए है, ओनली टू ए कंपनी। किसके लिए? दो चीजों के लिए, बायोटेक, देखिए मैंने लिखा है, दिखा देता हूं आपको एक बार, देख भी लीजिए आप। देखिए बायोटेक्नोलॉजी, बिजनेस ऑफ बायोटेक और बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन। बिजनेस ऑफ बायोटेक और बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन। not being production of item mentioned in शेड्यूल 11। शेड्यूल 11 में वही आइटम है, एल्कोहलिक लिकर, तंबाकू प्रोडक्ट, गुटखा, पान मसाला, ये सब चीज़ें उसमें हैं। तो गवर्नमेंट उनके लिए नहीं कह रही है, उनके लिए नॉट बीइंग कर दिया। डिडक्शन होगी 100% ऑफ एक्चुअल एक्सपेंसेस, जो भी खर्चे हैं, और दो खर्चे छोड़ के, एक्सेप्ट एक्सपेंडिचर ऑन लैंड और बिल्डिंग, यहाँ दोनों हैं, जबकि यहाँ पर मैंने केवल लैंड लिखा था। देखिए ये देखिए, यहाँ लैंड ही है, यहाँ लैंड और बिल्डिंग दोनों है। क्लियर? पहले यार देखो डिडक्शन का लॉजिक तो बड़ा क्लियर था, ऐसा इसलिए ज़्यादा था क्योंकि होता क्या था कि दवाइयों की कंपनी वगैरह होती हैं, आप देखते हो उन पर डेट, एक्सपायरी डेट होती है। अब वो एक्सपायरी डेट होती है तो एक्सपायरी डेट के बाद नुकसान किसका है? दवाइयों कंपनी का है। तो गवर्नमेंट ऐसे इनको ध्यान में रखते हुए ज़्यादा डिडक्शन दे देती थी, पर आजकल इतनी टेक्नोलॉजी डेवलप हो चुकी है कि अब उतना नुकसान वाली बात रही नहीं है, तो इसलिए गवर्नमेंट ने इसे डिडक्शन कम कर दिया है। और वैसे भी आपको पता ही है, मोदी सरकार एक चीज़ के लिए हमेशा जानी जाएगी
कि टैक्स वसूलने में नंबर 1 है। अगर वो डिडक्शन कम कर रही है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो टैक्स बढ़ा ही रही है ना, अगर डिडक्शन कम हो रही है तो, ठीक है ना। चलिए, तो बताइए अब ये यहाँ तक एकदम क्लियर है कि नहीं, फटाफट बताइए, टोटल यहाँ तक एकदम क्लियर है कि नहीं। सब लोग जल्दी से लिखा करें फटाफट। चलिए, अब एक बार बताइए, मैंने यहाँ पर कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर किया, मान लो 10 लाख की असेट खरीदी और 10 लाख पूरा प्रॉफिट लॉस अकाउंट में डेबिट कर दिया। 10 लाख पूरा प्रॉफिट लॉस अकाउंट में डेबिट कर दिया, राइट। आप बताइए एज पर इनकम टैक्स, एज पर इनकम टैक्स, एज पर इनकम टैक्स, इसकी वैल्यू क्या होगी जो मैंने कैपिटल एसेट खरीदी और 10 लाख रुपए पूरे पीएनएल अकाउंट में डेबिट कर दिए, बताइए जल्दी से बताइए। चलिए कोई बात नहीं, लिखिए सेल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च असेट। हमने साइंटिफिक रिसर्च के लिए असेट खरीदी और साइंटिफिक रिसर्च हो गई, उसके बाद अब हम इसे बेचना चाहते हैं। तो बेचने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है। पहला, विदाउट यूज इन बिजनेस, दूसरा है आफ्टर यूज इन बिजनेस। यानी आपने असेट साइंटिफिक रिसर्च पर्पज के लिए खरीदी, यूज की और यूज करने के बाद उसे बिना बिजनेस में यूज करे बेच दिया, या फिर बिजनेस में कुछ समय यूज किया और फिर बेचा। ध्यान से देखिएगा प्लीज, मैं कुछ यहाँ पे फैक्ट्स लिख रहा हूँ। मैंने एक साइंटिफिक रिसर्च के लिए असेट खरीदी थी, खरीदते ही यहाँ डेबिट कर दिया था। तो बताइए एज पर इनकम टैक्स इसकी वैल्यू क्या होगी, फटाफट बताएं, इस असेट की जो मैंने यहाँ डेबिट कर दी खरीदते ही। बताइए 10 लाख की खरीदी, खरीदते पीएनएल में डेबिट कर दिया, वैल्यू 10 लाख रहेगी, वैल्यू हो गई 0। ठीक है, क्या हो गई वैल्यू 0, एज पर इनकम टैक्स वैल्यू 0। आप बताओ कोई एसेट खरीदते हैं, खरीद के उसे पीएनएल अकाउंट में डेबिट करते हैं, धीरे धीरे डेप्रिसिएशन डेबिट करते हैं, तो एक समय में जाकर नियर टू 0 वैल्यू हो जाती है कि नहीं हो जाती। और यहाँ गवर्नमेंट एक साथ आपको डेबिट करवा रही है, जब गवर्नमेंट एक साथ डेबिट करा रही है तो एक साथ डेबिट करते भी तो 0 होगी। बोलो हाँ या ना, यस और नो। चलो, अब 0 की असेट आप बेच रहे हैं, तो बताइए जितने में भी बेचेंगे सब फायदा होगा। चलिए साहब एक एग्जांपल, ये वाली असेट सोल्ड फॉर ₹8 लाख। अब बताओ 0 का माल 8 लाख में गया, तो पूरा 8 लाख फायदा हुआ या नहीं हुआ, फटाफट बताओ। बिल्कुल हुआ। अब इस फायदे पे टैक्स लगना चाहिए, किस साइड में लगाऊं बताओ, फटाफट बताओ किस साइड में लगाऊं। बिल्कुल ठीक, पीजीबीपी। चलिए, सोल्ड फॉर दूसरा केस, अगर इसको मैं बेचता 10 लाख में तो क्या होता बताओ। 0 का माल 10 लाख में जा रहा है, तो 10 लाख फिर प्रॉफिट हो गया, किस साइड की इनकम, पीजीबीपी। तीसरा, सोल्ड फॉर ₹15 लाख। अब बताओ अब क्या करूं, 15 लाख पूरा प्रॉफिट है, बताओ क्या करूं। पूरा 15 लाख कैपिटल गेन, विकास पूरा 15 लाख कैपिटल गेन, बताओ। ध्यान रखना, जितना पीएनएल में डेबिट हुआ फायदा उस हद तक है, तो पीजीबीपी, और उससे ऊपर है तो कैपिटल गेन। अब बताओ एकदम क्लियर है कॉन्सेप्ट।
यहां तक। चलिए अब हम बात करेंगे कि अगर इसे बिजनेस में यूज करके बेचते, आप बताओ, बिजनेस में कोई एसेट यूज करनी होती है तो हमें उसे ब्लॉक में लेके जाना पड़ता है, और जिस ब्लॉक में मान लो मुझे लेके जानी है उस ब्लॉक की ओपनिंग डब्ल्यूडीवी मान लो ऑलरेडी 50 लाख है। अब ब्लॉक में लेके जानी है तो निश्चित तौर पर ऐड एक्चुअल कॉस्ट करते हैं। बताइए, ये वाली असेट जो मैंने साइंटिफिक रिसर्च में यूज की और बिजनेस में यूज करने ले जा रहा हूं, यहां पर बेच नहीं रहा हूं, बिजनेस में ले जा रहा हूं। आप बताइए, अब बिजनेस में ले जाना है तो एक्चुअल कॉस्ट कुछ तो ऐड करूंगा, कितने रुपए ऐड करूं बताओ? अमाउंट बोलो कितना? नील। क्यों? क्योंकि यहां डेबिट करते ही उसकी वैल्यू एज पर इनकम टैक्स क्या हो चुकी है? 0। तो भैया अब ब्लॉक हो गया 50 लाख का। अब मान लीजिए कुछ समय बाद ये 15 लाख की बिक जाती है, तो बताओ क्या करूं? यहां मनीज पेबल लिखूंगा। बताओ क्या करूं इस 15 लाख का? यही एसेट 15 लाख की बिक जाती है, मान लो बिक जाती है, क्या करूं? सिंपल लेस करूंगा 35 लाख, बस इस पर क्या लगा दूंगा? डेप्रिशन मान लो 10% है, 3.5 लाख। सो क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी हो गई 32.5 लाख। बोलिए, इज इट क्लियर? ब्लॉक में ऐड करेंगे नील वैल्यू पे, और फिर जितने की बिकेगी वो तो फिर बिकेगी, वो तो माइनस करनी है। बताओ फटाफट सब लोग। अब एक सवाल पूछ रहा हूं, सब लोग ध्यान से सुनना और जल्दी से जवाब लिखना। कोशी, एक बार बताओ, आपने जब ये 10 लाख की खरीदी थी, खरीदते पीएनएल अकाउंट में डेबिट कर दिया था कि नहीं कर दिया था? अगर इस पर डेप्रिशन मिलता तो 10-15 साल बाद जाके जीरो होती वैल्यू। मान लो फर्स्ट ईयर में 10% होता, तो 10 लाख का 10%, 1 लाख यहाँ डेबिट होता, 9 लाख बैलेंस शीट में दिखता है ना? तो धीरे धीरे करके जीरो होती, यहाँ एक साथ हो गया, इसलिए गवर्नमेंट ने कर दिया। ठीक है, चलिए अब मेरा सवाल, अगर ये 40 लाख में बिकी होती 15 लाख की जगह, तो क्या करते? फटाफट बताओ, क्लोजिंग डब्ल्यूडी बताओ फटाफट कितना आ रहा है? 40 लाख में 15 की जगह बिल्कुल ठीक है। यानी 40 यहाँ लेस किया, 10 का 10%, 9 लाख रह गया। अच्छा, और 60 लाख में बेचते तब क्या होता है? 60 लाख में, 60 लैक्स 60 लैक्स में बेचते, तो देखिए 50 जीरो, 50 में 50 लेस करके जीरो कर देता, और 10 लाख मेरा कहलाता शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, क्योंकि ब्लॉक पे शॉर्ट टर्म ही होगा। क्लियर? और ब्लॉक एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा? क्यों नहीं करेगा भाई? बिल्कुल करेगा भाई, यही तो असेट थी जो बिकी है, बाकी तो पहले से थी उसमें, तो नील वैल्यू पर एग्जिस्ट करेगा। बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल सही है, एकदम सही है। चलिए तो दिस वाज एक्सप्लेनेशन ऑन साइंटिफिक रिसर्च। आई थिंक दिस इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, आगे देखता हूं। 35 CCA पेमेंट टू रूरल डेवलपमेंट फंड। अगर हम बिजनेस क्लास एसएससी हैं, प्रोफेशनल एसएससी हैं, यानी हमारी इनकम पीजीवीपी हेड में है, और फिर हम किसी रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए, ट्रेनिंग ऑफ द पर्सन, रूरल डेवलपमेंट, नेशनल फंड, इनको अगर कहीं करते हैं डोनेशन, चारों में से किसी को भी, तो हमारी गवर्नमेंट कहती है जितना आप डोनेशन करोगे हम 100% आपको डिडक्शन देंगे। भैया हम क्यों डोनेशन देंगे? अरे डोनेशन, गवर्नमेंट डिडक्शन हमें क्यों दे रही है? क्योंकि हम डोनेशन कर रहे हैं, यानी हो सकता है हमने रूरल एरिया में फैक्ट्री लगा दी हो, अब हम चाहते हैं वहाँ पर रोड बने, कुछ बने, अब हमारी इतनी वो नहीं है फाइनेंशियल पोजीशन सॉलिड कि हम पूरा रोड खुद बनवा दें, तो हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट कह रही है तुम भी कुछ दे दो डोनेट। हमने डोनेट किया, गवर्नमेंट ने हमें डिडक्शन दे दिया। तो इस तरीके गवर्नमेंट भी हमें डिडक्शन देती है। अच्छा, हम नहीं भी बनवाना चाहते तो भी हम यहाँ पेमेंट करते हैं, तो गवर्नमेंट कहती है भैया तो डेवलपमेंट के लिए जो भी आप पेमेंट करोगे हम उसके आपको डिडक्शन 100% दे देंगे। लेकिन एक बात आइए, जिसको हमने आज डिडक्शन दी और कल को पता चला कि गवर्नमेंट से उसने अप्रूवल ना झूठ बोल के ले ली थी, भाई अजय गवर्नमेंट तो लगती नहीं है, गवर्नमेंट ने किसी को अप्रूव कर दिया, बोले तुम लोग करो और ये काम करो। अब जिसको हम डोनेशन दे रहे हैं, जिसकी हमें डिडक्शन मिली,
गवर्नमेंट को पता चला यार ये तो चीटिंग करके इसने लिया है, गवर्नमेंट ने उसकी कैंसिल कर दी अप्रूवल। अब गवर्नमेंट ने अप्रूवल कैंसिल कर दी, तो अब आप एक बात सोच के मुझे बताना कि जो डिडक्शन मुझे मिली क्या वो कैंसिल होगी या वो मिली रहेगी? बिल्कुल कैंसिल नहीं होगी भाई साहब। मेरी गलती क्या है? गवर्नमेंट ने अप्रूवल देने में देर क्यों लगाई? गलत मतलब अप्रूवल रिजेक्ट करने में देर क्यों लगाई? मैं तो तब तक दे चुका था। मैं तो मान रहा था गवर्नमेंट ने जो दिया सही दिया है। चलिए, तो मेरे को डिडक्शन मिल गई वो ठीक है, लेकिन मैं अब अगले साल भी डोनेशन देता हूं मान लीजिए, तो बताइए अगले साल डिडक्शन मुझे मिलेगी कि नहीं मिलेगी? अब नहीं मिलेगी, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि डिडक्शन कैंसिल हो चुकी है। आपने कैसे दी? तो इस तरीके से डिडक्शन नहीं मिलेगी। ऐसे ही एक्सपेंडिचर बाई वे ऑफ पेमेंट टू इंस्टीट्यूशन फॉर कैरिंग आउट प्रोग्राम्स ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स, इनके ऊपर करेंगे आप कोई खर्चा, और खर्चे की डेट देखिए काफ़ी पुरानी है, ऑन और बिफोर, बाई पेमेंट ऑफ एसोसिएशन या सेंट्रल गवर्नमेंट की जो नोटिफाइड फंड है उनको, तो जितना भी डोनेशन देंगे उसकी आपको 100% डिडक्शन मिल जाएगी, राइट। और अगर ये डिडक्शन आपको मिल गई है किसी सेक्शन में, इसमें इस सेक्शन में आपने क्लेम कर लिया, तो फिर किसी और सेक्शन में आप ये क्लेम नहीं कर सकते। अब आप बार बार सोचते होगे सर ये बात तो हमने बहुत बार सुनी है कि आपको यहाँ मिल गया तो आप दूसरी जगह नहीं ले सकते। तो सर ऐसा क्यों होगा? बात तो ये तो यहीं लिखी हुई है, कहीं और थोड़ा लिखी हुई नहीं साहब, ऐसी बात कहीं और भी लिखी हुई होती है, ठीक है। तो आदमी दो जगह क्लेम ना करे, इसलिए गवर्नमेंट साफ कहती है कि यहाँ मिल गया तो आपको किसी और सेक्शन का एडवांटेज नहीं मिलेगा। ऐसी एक्सपेंडिचर ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट, ये छोटे छोटे हैं, मैं फटाफट निपटा रहा हूँ। कोई भी ऐसी एग्रीकल्चर पर्पज के लिए कोई भी एक्सटेंशन के लिए खर्चा करेगा, तो जितना भी खर्चा करेगा एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के लिए कि और बढ़ाओ और बढ़ाओ और बढ़ाओ, काम बढ़ाओ, एग्रीकल्चर वर्क बढ़ाओ, तो उसके लिए जो भी खर्चा होगा उसकी 100% डिडक्शन मिलेगी। और फिर वही बात, अगर इस सेक्शन में डिडक्शन क्लेम कर लिया तो किसी और में आप क्लेम नहीं कर सकते। फिर 35 CCD, ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है साहब, जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने एक बात बड़ी अच्छी बोली थी, मुझे भी अच्छी लगी थी, स्क्वायर टावर में बोली थी। और क्या बोला था कि हमारा जो देश है वर्ल्ड का सबसे युवा देशों में काउंट होता है। हमारे देश की पॉपुलेशन का 65% लोग 35 साल से कम उम्र के हैं, यानी हमारा देश युवा है। बहुत बढ़िया साहब। तो हम इतना करेंगे, हम अपने लोगों को इतना स्किल करेंगे, हम अपने युवाओं को इतना स्किल करेंगे कि वो ना सिर्फ अपने देश की सेवा करें बल्कि पूरे संसार की, विश्व की सेवा करें। ठीक है साहब, इतनी बड़ी बात बोली। उसके बाद गवर्नमेंट ने क्या किया, आपने सुना होगा, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ये सब चालू हो गए। तो इनके ऊपर अगर कोई खर्चा किया जा रहा है तो वही गवर्नमेंट कह रही है फिर से 100% डिडक्शन, सिंपल। और अगर इस सेक्शन मिल गई तो कहीं और डिडक्शन नहीं मिलेगी। तो ये छोटे छोटे सेक्शन से बताओ एकदम क्लियर है कि नहीं? फिर मैं एक इंपॉर्टेंट सेक्शन की तरफ फिर बढ़ता हूं। इज इट क्लियर और नॉट? प्लीज टेल मी फास्ट। चलिए, तो मेरे साथ साथ लिखना शुरू कर लें। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, सेक्शन 35D। other than company but resident, और यहाँ इंडियन कंपनी ओनली। अगर कंपनी भी है तो वो इंडियन कंपनी ओनली, फॉरेन कंपनी की बात नहीं हो रही, यानी सिर्फ गवर्नमेंट अपने लोगों को दे रही है। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होता है आप जानते हो, फिजिबिलिटी रिपोर्ट, मेमोरेंडम एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये सब छपवाने पे खर्चा होता है। बिजनेस स्टार्ट करने से पहले जो खर्चा होता है वो सारा आपका प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस कहलाता है। अब अदर देन कंपनी एसएससी एक कैटेगरी बना दी और इंडियन कंपनी दूसरी। अब अदर देन में मैंने लिख दिया क्या, रेजिडेंट। बताइए रेजिडेंट का मतलब कौन सा होगा, OR NOR या दोनों? बोथ, ठीक है। अब मान लीजिए इन्होंने कोई खर्चा किया तो गवर्नमेंट बोली
लोअर ऑफ एक्चुअल एक्सपेंसेस और 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट होता है 31 मार्च यानी लास्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर, जो फिक्स एसेट में आपका इन्वेस्टमेंट है, डेट इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। अब वो कह रहे हैं मान लो एक्चुअल एक्सपेंसेज हुआ 6 लाख और कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट है 1 करोड़। 1 करोड़ का 5% हो गया 5 लाख। अब इन दोनों में लोअर कौन सा है? 5 लाख। तो वो कह रहे हैं 1/5 ऑफ एबव लोअर यानी 6 और 5 में 5 लोअर है, इसका 1/5 1 लाख यानी 1/5, 1/5 का 1/5 1 लाख। 1/5 ऑफ एबव लोअर शैल बी allowed in the year of commencement of business and rest 4/5 in next 4 years equally respectively बताओ ये क्लियर है कि नहीं? यहां तक एकदम समझ आया? Is it clear till this stage? ओके चलिए साहब, अब दूसरा पार्ट देखिए जरा ध्यान से। इंडियन कंपनी है तो उसको चॉइस दी गवर्नमेंट ने। क्या चॉइस दी? 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट और 5% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, 5% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। अब इनमें से कोई लेना है तो निश्चित तौर पर हम क्या चाहेंगे कि खर्चे की ज़्यादा डिडक्शन मिले, तो हायर हो गया। फिर गवर्नमेंट ने क्या बोला? जो इनमें हायर आया और एक्चुअल एक्सपेंसेस, तो यहां आ जाएगा लोअर ऑफ। अब जो आया इसका सेम यहां कॉपी पेस्ट कर दीजिए, कॉपी पेस्ट। मतलब लो जी, मतलब भी बता देता हूं। कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट 1 CR, कैपिटल एम्प्लॉयड वही अकाउंट्स वाली 1.2 R। तो जरा देखिए, ये तो 5 लाख हो गया, ये 6 लाख हो गया, इसका 5% और 5% ऑफ दिस। तो 1 करोड़ का 5% 5 लाख और 1.2 करोड़ का 5% 6 लाख। दोनों में हायर कौन सा हुआ? 6 लाख। और एक्चुअल में खर्चा हुआ मान लो 5.5 लाख, तो लोअर हो गया 5.5 लाख। अब इसका 1/5 जिस ईयर में बिजनेस कमेंस हुआ उस ईयर में, और 1/5 अगले 4 सालों में डिडक्शन मिल जाएगी। बताइए एकदम क्लियर है ये सेक्शन? कोई डाउट है तो प्लीज पूछें। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, अच्छा अभी छोटा है, चलो ये दोनों ले लेते हैं, छोटे छोटे सेक्शन है। 35DD एक्सपेंडिचर ऑन अमलगमेशन और डीमर्जर। चलिए साहब देख लेते हैं इसको। DD हेडिंग डाल लीजिए। एक्सपेंडिचर अमेलगमेशन और डीमर्जर। और ये डिडक्शन, क्योंकि कंपनियों का ही मर्जर होता है
ओनली फॉर इंडियन कंपनी। अब देखिए अमलगमेशन में क्या होता है, ए और बी दोनों मिलके एक नई कंपनी बनाता है सी, राइट। तो ए और बी को क्या बोलूंगा मैं, अमलगमेटिंग कंपनी या अमलगमेटेड कंपनी, ए और बी को बोलो। ए और बी को अमलगमेटिंग कंपनी बोलूं या अमलगमेटेड? ये दोनों कहलाएंगी अमलगमेटिंग और ये कहलाएगी अमलगमेटेड। नई जो बनी वो अमलगमेटेड, ठीक है। गवर्नमेंट कह रही है कि भाई अमलगमेशन पे खर्चा हुआ, जो भी खर्चा करेगा उसे 1/5 इन द ईयर ऑफ अमलगमेशन अलाउ हो जाएगा और बाकी 1/5 अगले 4 सालों में, यानी टोटल 5 ईयर्स में। आप बताइए एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट आप ये खर्चा एक्सपेंडिचर का अमलगमेटिंग कंपनी से करवाएंगे या अमलगमेटेड से, या किसी से भी करा दो कोई फर्क नहीं पड़ता, डिडक्शन मिल जाएगी। बताइए। देखिए साहब, अगर इनसे कराओगे तो जिस ईयर में अमलगमेशन हो रहा है उस ईयर में तो P&L अकाउंट बन जाएगा और वहाँ 1/5 मिल जाएगी, पर उसके बाद कंपनी ख़त्म, कंपनी केवल ये जीवित रहेगी। तो बताइए 4/5 जो बचा 4/5 वो तो मिलेगा ही नहीं ना। तो एडवाइजेबल क्या है, एडवाइजेबल ये है कि हमेशा किससे कराना चाहिए, शुड बी इनकर्ड बाई अमलगमेटेड कंपनी। ठीक है साहब। चलिए अगर हम डीमर्जर की बात करें, ये तो अमलगमेशन था। डीमर्जर में क्या होता है, एक कंपनी है उसने अपने से मतलब 5 यूनिट थे मान लीजिए उसके पास, और 2 यूनिट उसने अलग कर दिए, तो अलग जिनको किया वो कहलाती है रिजल्टिंग कंपनी, और जो बच गया उसे कहते हैं हम डीमर्ज्ड कंपनी। एक रिजल्टिंग जो नई बनी और जो बच गया ग्रुप वो डीमर्ज कंपनी। अब बताइए यहां पर खर्चा किससे करवाना चाहोगे, किसी से भी या रिजल्टिंग या डीमर्ज? सब लोग लिखा करें। किसी से भी करा लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये भी जीवित है और ये भी जीवित है, ठीक है। एक्सपेंस मे बी बाई एनी वन, डीसी और आरसी, नो इशू। बताइए सेक्शन भी समझ आया? चलिए अब अगला सेक्शन है $35DD एक्सपेंडिचर ऑन वॉलंटरी रिटायरमेंट। अब मान लो मैं एम्प्लॉयर हूं, मैं अपने एम्प्लॉय को वॉलंटरी रिटायरमेंट पे कंपनसेशन दे रहा हूं 20 लाख रुपया। तो गवर्नमेंट कह रही है जो तूने 20 लाख कंपनसेशन दी वो एक्स्ट्रा डिडक्शन नहीं मिलेगी, डिवाइड बाई 5 कर ले। मैंने कहा मतलब, बोले 1/5 कर ले। मैंने कर लिया, 20 लाख का 1/5 4 लाख। बोले 4 लाख रुपए जो है हर साल तू
डेबिट कर ले, भले ही तुझे पेमेंट एक साथ देना पड़ा, पर डिडक्शन जो तुझे मिलेगी वो अगले एक तो इस साल और अगले 4 साल, टोटल 5 साल में मिलेगी। डिडक्शन कितने की होगी? टोटल खर्चा का 1/5, डीमर्जर में भी 1/5, अमलगमेशन में भी 1/5, 20% है तो 1/5। हाँ कर सकते हो, कुछ खर्चा डीमर्ज ने कर दिया, कुछ रिजल्टिंग ने, तो डीमर्ज अपना क्लेम कर ले, रिजल्टिंग अपना क्लेम कर ले, कोई इशू नहीं है, मिल जाएगी दोनों को। ठीक है इशिता? चलिए अब एक इंपॉर्टेंट सेक्शन 35E, इसे मेरे साथ आप लिख लीजिएगा। देखिए इंडियन कंपनी है और एनी अदर एसएससी है तो रेजिडेंट होना चाहिए, राइट? 3 प्रकार के खर्चे हैं, मैं लिख रहा हूं, मेरे साथ साथ लिखते रहिए आप। पहले तो हेडिंग डालेंगे हम, एक्सपेंडिचर ऑन prospecting etc. for development of certain minerals section 35E। साथ ही लिखते रहिए। एक तो इंडियन कंपनी को मिल रहा है केवल, या अदर्स बट रेजिडेंट। एक्सपेंस ऑन, मेरे साथ लिखते रहिए। prospecting of any mineral, prospecting of any mineral, development of mines, or other natural deposit of any such mineral, other natural deposit of any such minerals। अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। देखिए ये 3 प्रकार के खर्चे होंगे। इंडियन कंपनी या अदर देन इंडियन कंपनी को एसएससी है तो रेजिडेंट होना चाहिए, रेजिडेंट का मतलब OR वो मैं बता ही चुका हूं। जो भी खर्चे हैं ये जिस ईयर में कॉमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ, ईयर प्लस 4 इयर्स बैक, ये जितना भी खर्चा है कॉमर्शियल ईयर का प्लस 4 इयर्स बैक का, डिडक्शन जो मिलेगी 1/10 और स्टार्ट होगी फ्रॉम द ईयर ऑफ कॉमर्शियल प्रोडक्शन। कॉमर्शियल प्रोडक्शन, ईयर ऑफ कॉमर्शियल प्रोडक्शन। ठीक है सर। अब अगर डिडक्शन लेनी है तो कैसे लेंगे? ध्यान रखना, अगर किसी और ने भी बियर किया है खर्चा, जैसे गवर्नमेंट ने भी किया है, मान लो टोटल, पहले इसकी ले लेता हूं मैं डेट, मान लो कॉमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ
1/10/2021 2021। तो एक ईयर तो ये हो गया। अब इससे पहले 4 साल तो अच्छा 20 कर देते हैं इसे, 20-21 तो करेंट ईयर हो गया। अब 19-20, 18-19, 17-18, 16-17, यानी 1/4/16 से यहाँ तक जितने भी खर्चे हुए थे, जितने जो ईयर कॉमर्शियल प्रोडक्शन है वो, और उससे पहले के 4 साल के खर्चे, यानी टोटल 5 साल के खर्चे जो भी हैं उसका 1/5 आपको डिडक्शन मिलेगी। अब मान लो खर्चे हुए 10 लाख रुपए और 1 लाख गवर्नमेंट ने खर्च किया। गवर्नमेंट ने कहा 1 लाख हम रिम्बर्स कर देते हैं, आपको सब्सिडी देते हैं, तो रह गया 9 लाख, और इसकी डिडक्शन मिलेगी यानी 90,000 रुपये करके हर साल। पहले बताओ इतनी बात समझ आई कि अगर जो खर्चा है वो केवल इन 3 के ऊपर होना चाहिए और हमारा अपना होना चाहिए एसएससी का, किसी और ने बियर किया तो वो माइनस करके जो बचा उसकी 1/10 डिडक्शन मिलेगी और वो आ गई 90,000। बताओ ये एकदम क्लियर है कि नहीं, फटाफट बताओ। अब सुनो मेरी बात। अब मान लीजिए इस ईयर से डिडक्शन मिलेगी, यानी प्रीवियस ईयर हो गया 20-21 और दूसरा प्रीवियस ईयर ले लेता हूं 21-22। अब मान लो यहां पे इनकम भी इन्हीं से होना चाहिए, इन्हीं रिसोर्सेज से होना चाहिए। अब मान लो इन्हीं रिसोर्सेज से इनकम है यहां 80,000 और अगले साल है मान लो 2 लाख रुपए। ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज ध्यान से सुनना। तो गवर्नमेंट कह रही है 90,000 की डिडक्शन देनी चाहिए, पर हम पे इतना तो प्रॉफिट है ही नहीं, तो डिडक्शन कितनी दे दो यहाँ 80,000। बिजनेस इनकम 0 हो गई इस साल। अब नेक्स्ट ईयर 90,000 तो ये हो गई और 10,000 कम मिली तो 1 लाख रुपए लेस कर दीजिए और इस साल की इनकम हो गई 1 लाख रुपया। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जितनी डिडक्शन शॉर्ट पड़ी थी, प्रॉफिट कम पड़ा था, अब 80,000 ही मिलनी चाहिए थी 90,000, तो 10,000 रुपये जो कम पड़ा वो अगले साल की डिडक्शन में जोड़ के हम क्लेम कर सकते हैं और हमें गवर्नमेंट ने क्लेम करवा दिया। बताओ ये समझ आया कि नहीं आया, फटाफट बताओ। अब सुनो, अब भैया ऑडिट ऑफ अकाउंट्स सेक्शन 35D प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेज के लिए भी ऑडिट कराने पड़ेंगे, यानी जो खर्चे किए थे, और इसके लिए भी कराने पड़ेंगे। लेकिन यहां पर देखिए, मैंने आपको बोला था कि इटैलिक लेटर्स आए तो समझ लेना अमेंडमेंट था। तरुण बेटा मैंने ये बताया है, दोबारा बता देता हूं। मैंने कहा मेरे को प्रॉफिट 80,000 है केवल फर्स्ट ईयर में और डिडक्शन थी 90, तो 80 से 80 मिलेगी, 10,000 रह गई, तो अगले साल बेटा मैं 1 लाख डिडक्शन क्लेम करूंगा, 90,000 ये और 10,000 ये, तो ये हो गई 1 लाख। तो मेरे यहाँ प्रॉफिट जो है वो 1 लाख रुपए का है। क्लियर? देखो ये अमेंडमेंट आया है इसमें। अब देखिए अमेंडमेंट क्या है कि भैया वेयर द असेसी इज ए पर्सन अदर देन ए कंपनी के अलावा है और एक कोऑपरेटिव सोसाइटी विल बी अलाउड, यानी कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी को छोड़कर। क्यों छुड़वाया? क्योंकि उनकी तो ऑडिट वैसी होती है, बाकी लोगों की ऑडिट एक लिमिट के बाद है तभी होगी, नहीं तो नहीं होगी, वो हम पढ़ेंगे। तो वो कह रहे हैं इन दोनों को छोड़ के अगर कोई पर्सन अदर देन कंपनी है उसके अकाउंट्स तभी ऑडिट विल बी अलाउड, यानी ये डिडक्शन तभी अलाउ होगी जब उसके अकाउंट्स क्या होंगे, ऑडिट होंगे, और ऑडिटेड बाय ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीए के द्वारा। ऑब्वियस सी बात है, सीए के द्वारा ऑडिट होते हैं। बिफोर द स्पेसिफाइड रेफर टू इन सेक्शन 44AB एंड द assessee furnish for the first year in which the deduction is claimed the report of such audit by that date। वो कह रहे हैं स्पेसिफाइड डेट जो है उससे पहले ये करवा लीजिए और उस डेट तक आपने क्या कर दीजिए, फर्स्ट ईयर में डिडक्शन क्लेम करनी है तो उस ईयर में, मतलब दोबारा सुन लीजिए, बिफोर द स्पेसिफाइड डेट। अब मान लो ऑडिट की डेट है 31 अक्टूबर, तो वो कह रहे हैं बिफोर द स्पेसिफाइड डेट यानी 31 अक्टूबर से पहले, एंड द असेसी फर्निश द फर्स्ट ईयर, यानी जब हमने फर्स्ट ईयर में डिडक्शन क्लेम करी प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेज की या इसकी मिनरल्स वगैरह वाले एक्सपेंसेज की, इन विच डिडक्शन इज क्लेम द रिपोर्ट ऑफ सच ऑडिट बाय दैट डेट। भैया उस डेट तक वो रिपोर्ट आपकी ऑडिट सबमिट हो जानी चाहिए, तो गवर्नमेंट कह रही है आपको डिडक्शन मिलेगी, वरना आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। क्लियर? पहले क्या था यहाँ पे इस सेक्शन में यही था कि ऑडिट रिपोर्ट सबमिट होनी चाहिए, अब वो कह रहे हैं कि उस डेट से पहले सबमिट होनी चाहिए।
इज दैट क्लियर? तो ये थोड़ा सा बदलाव किया गवर्नमेंट ने कि जो ऑडिट की डेट है उससे पहले ही आपको ये सबमिट करनी पड़ेगी। बताइए, एकदम समझ आया? 35D और ये एकदम क्लियर हो गया। मैंने ई का प्रैक्टिकल भी ले लिया, आपके साथ डिस्कस कर लिया वो। आई थिंक दिस इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। देखिए, अब हम बात करेंगे अदर डिडक्शन की। ये जनरल डिडक्शन का सेक्शन है और ये बताता है कि कौन से खर्चे हैं जिनकी डिडक्शन मिलेगी और कौन से हैं जिनकी डिडक्शन नहीं मिलेगी। क्लियर? तो बिजनेस से रिलेटेड कोई भी खर्चा हो उसकी डिडक्शन मिलती है और ये एग्जाम्पल्स हैं। एक सवाल मैं पूछता हूँ, सोच के जवाब देना। और सवाल ये है कि सवाल यह है कि मैं आपको 250-300 आइटम की लिस्ट थमा दूं और आपसे कहूं कि इन 250-300 आइटम को याद कर लीजिए और यही खर्चे अलाउ होंगे, और फिर भी गारंटी नहीं है कि खर्चे वही आ जाएंगे क्वेश्चन में। दूसरी तरफ मैं 15-20 आइटम्स विद लॉजिक डिस्कस करूं और उससे हमें पता चल जाएगा कि किस तरीके के नेचर के खर्चे हैं जिनकी डिडक्शन मिल जाती है। तो प्रैक्टिकल करते वक्त हमें उसकी हेल्प हो। तो बताइए, 250-300 आइटम की लिस्ट होनी चाहिए या 15-20 आइटम विद लॉजिक डिस्कस हो जाने चाहिए? चलिए, विद लॉजिक की सब बात कर रहे हैं तो हम भी वही कर लेते हैं। अदर डिडक्शन में सबसे पहले प्रीमियम पेड रिगार्डिंग स्टॉक और स्टोर्स ऑफ द बिजनेस। आज मैं अपने स्टॉक और स्टोर का इंश्योरेंस करा रहा हूं। कल को मेरा स्टॉक या स्टोर डैमेज हो जाता है तो बताइए, मुझे इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। तो मैंने अपने बिजनेस के लिए अच्छा किया? हाँ जी किया। तो उसके लिए आज प्रीमियम देना पड़ेगा? हाँ जी देना पड़ेगा। तो उस प्रीमियम की डिडक्शन मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? मिलनी चाहिए। ऐसे ही इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ द कैटल, जानवरों का इंश्योरेंस। कौन से जानवर का इंश्योरेंस होता होगा जरा बताना? यस, भैंस वगैरह डेयरी वाले कराते होंगे। बिल्कुल जी। अब जरा बताओ, भैंस है, भैंस को एक स्नेक डस ले हैं, उसकी इमीडिएट डेथ हो जाएगी। अब नई भैंस खरीदते हैं, खरीदते ही हमने बैलेंस शीट में उसे ऐसे दिखाया, बताइए, ये बैलेंस शीट है। यहां भैंस को लाइव स्टॉक के रूप में दिखाऊंगा। मान लो 1 लाख की खरीदी मैंने डाल दी। अब बताओ, हर साल इस पर डेप्रिसिएशन लगेगा कि नहीं लगेगा भैंस पे? भैंस पे डेप्रिसिएशन लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? अब कल को इस भैंस की डेथ हो जाती है। डेथ होने के बाद ये 25,000 रुपए की बिक जाती है। आप बताइए, 75,000 का मुझे लॉस है या नहीं? बताइए। और अगर लॉस है, मेरा डेयरी का बिजनेस है, तो मैं यहाँ P&L में डेबिट करूंगा, फिर नेट प्रॉफिट आएगा। बोलो हाँ या ना? बिल्कुल। तो गवर्नमेंट कह रही है कि भैया जो लॉस है वो P&L डेबिट करो। लेकिन अगर मान लीजिए हम इंश्योरेंस करा देते हैं इसका, तो कल को जो लॉस है वो हमें इंश्योरेंस कंपनी से मिल जाता। तो बताइए, आज मुझे इंश्योरेंस का प्रीमियम यहाँ डेबिट करना पड़ता कि नहीं करना पड़ता? तो मुझे प्रीमियम की डिडक्शन मिलेगी या नहीं मिलेगी? तरुण, वो जस्ट मजाक थी कि भैंस पे डेप्रिसिएशन लगाओ, नहीं लगता उस पर डेप्रिसिएशन। ठीक है, एप्रिसिएशन ही होता है उनका, बच्चे और हो जाते हैं ड्यूरिंग द ईयर।
तो ये पॉइंट क्लियर हो गया भैंस वाला। अब आगे चलते हैं। अगर हम अपने एम्प्लॉय का, अगर हमारा बिजनेस रिस्की है, कोल माइन वगैरह है, और हम अपने एम्प्लॉय की हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह करा देते हैं और उसका पेमेंट उस इंश्योरेंस कंपनी को करते हैं जो इरडा द्वारा अप्रूव्ड है, ज़्यादातर सारी इंश्योरेंस कंपनी इरडा द्वारा अप्रूव्ड है, तो बताइए मुझे डिडक्शन मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? बिल्कुल मिलेगी। पॉइंट नंबर 4 का मतलब कोई बता सकता है मुझे, क्या लॉजिक है इसका? देखिए ये थोड़ा ध्यान से सुनना, ये पॉइंट अगर प्रैक्टिकल में कभी आया तो स्टूडेंट शायद ही से कर पाए। देखिए जरा ध्यान से, एम्प्लॉयज और बोनस, ए बी सी डी 4 सेम रैंक के एम्प्लॉय हैं, लेकिन सी और डी के पास कंपनी के शेयर्स भी हैं। कंपनी ने बोनस दिया 25,000, 25,000, 1 लाख, 1 लाख। आप बताइए सेम रैंक के हैं तो सबको या तो 1-1 लाख मिलती है, सबको 25,000, पर इनको दोनों को 1-1 लाख दी गई, तो इनडायरेक्टली कंपनी क्या करने की कोशिश कर रही है? इनडायरेक्टली क्या करने की कोशिश कर रही है कंपनी? हम ज्यादा बोनस क्यों दी? नहीं, क्योंकि इनके पास शेयर्स हैं, तो बताइए इन्हें क्या और मिलने का अधिकार था? ये तो एम्प्लॉय की वजह से बोनस मिली, इसका मतलब इनडायरेक्टली कंपनी क्या बांटने की कोशिश कर रही है? 1.5 लाख रुपया डिविडेंड बांटा कि नहीं बांटा, बताइए? चलिए, अब कंपनी ने क्या किया होगा? यहां 2.5 लाख बोनस दिखाई और फिर कह रही है नेट प्रॉफिट है, इस पर टैक्स ले लो। आप बताओ एज पर लॉजिक यहाँ कितना लेस होना चाहिए था? एज पर लो, एज पर लॉजिक कितना लेस होना चाहिए था? क्योंकि डिविडेंड तो कंपनी पहले प्रॉफिट पे करती है, मतलब टैक्स पे करती है और उसके बाद डिविडेंड बांटती है, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ही बटेगा डिविडेंड। तो डिविडेंड इन्होंने पहले बांट दिया तो डिडक्शन मिल गई, तो ऐसा तो कर नहीं सकते। तो यहाँ डिडक्शन कितने की मिलनी चाहिए थी सही मायने में? कितना अमाउंट आना चाहिए? बिल्कुल ठीक, 1 लाख। लेकिन हमने कितना लेस कर रखा है? 2.5 लाख। तो बताइए इनकम टैक्स ऑफिसर क्या करेगा? एक्सेस बोनस बोलेगा या डिविडेंड बोलेगा? वो बोलेगा डिविडेंड, ठीक है। और 1.5 इसमें ऐड बैक कर देगा इस वाले नेट प्रॉफिट में। ये जो नेट प्रॉफिट है इसमें ऐड करके और फिर आ जाएगा फाइनल प्रॉफिट, और इस पर क्या लेगी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट? टैक्सेबल, दैट विल बी टैक्सेबल। सो अगर आपको इनडायरेक्टली कोई डिविडेंड इस तरीके से बांटने की कोशिश की गई है तो वो यहाँ से लेस नहीं होगा, और अगर हो रखा है तो प्रॉफिट में उतना ही अमाउंट ऐड करना पड़ेगा जितना डिविडेंड बांटने की कोशिश की गई है। बताइए समझ आया एकदम लॉजिक क्या है ये? चलिए, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल पेड ऑफ। देखो मैं लोन लेके कोई बिजनेस प्रोफेशन करना चाहता हूँ, ठीक है, आज लोन ले रहा हूँ, अगर मुझे कोई ब्याज देनी पड़ी ब्याज पे करूंगा, गवर्नमेंट उसकी डिडक्शन दे देगी, सीधी सी बात है। उस लोन लेके तो बिजनेस कर रहा हूँ,
तो मुझे उस लोन पे इंटरेस्ट जो पे किया उसकी डिडक्शन मिलनी चाहिए। अगर मैं लोन नहीं लेता तो शायद बिजनेस नहीं कर पाता, बिजनेस नहीं कर पाता तो भैया फिर गवर्नमेंट को टैक्स कहाँ से देता, प्रॉफिट ही नहीं होता। तो गवर्नमेंट कह रही कोई बात नहीं, आपने कोई लोन लिया है उस पर इंटरेस्ट पे किया है, आप वो लेस कर लीजिए और बची हुई इनकम पर टैक्स दे दीजिए। बट एक बात याद रखना, ये पर्सनल लोन नहीं होना चाहिए। अगर पर्सनल लोन है तो हम इंटरेस्ट की डिडक्शन आपको नहीं देंगे। अच्छा सर, हमने कोई कैपिटल असेट खरीद ली तो देखो कैपिटल असेट में दो कॉन्सेप्ट हैं। एक, मैंने कैपिटल 1 करोड़ रुपया लोन लिया और कोई फिक्स असेट खरीद ली और वो प्लांट खरीद लिया, मशीन खरीद ली और वो 3 महीने बाद पुट टू यूज हो रही है, तो 3 महीने की जो ब्याज है, एक ऑप्शन तो ये है कि मैं 1 करोड़ में 3 महीने की ब्याज जोड़ दूं और जोड़ने के बाद फिर कैपिटलाइज करूं, फिर मैं ब्लॉक में लेके जाऊं और फिर मान लो 3 महीने की 3 लाख ब्याज है और 1 करोड़ की प्लांट है, तो 1 करोड़ प्लस 3, 1 करोड़ 3 लाख रुपए मैं ब्लॉक में ऐड करूं और 1 करोड़ 3 लाख पे मैं डिडक्शन क्लेम करूं। एक ऑप्शन तो ये है कि मैं प्रोडक्शन स्टार्ट होने से पहले के खर्चे, पुट टू यूज होने से पहले के खर्चे कैपिटलाइज कर लूं और उसके बाद रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान के पीएनएल अकाउंट में डिडक्शन ले लूं। दूसरा ये है कि नहीं जी मैं पूरे का पूरा रेवेन्यू मान सकता हूं, तो उसके लिए हमारी गवर्नमेंट ने, देखिए ये केस लॉ हुआ इनकम टैक्स में, सीआईटी वर्सेस एलेम्बिक ग्लास इंडस्ट्री लिमिटेड, इंटरेस्ट अलाउबल इवन कैपिटल बोरोड यूटिलाइज फॉर द पर्पज ऑफ एक्विजिशन ऑफ कैपिटल असेट यूज फॉर पर्पज ऑफ बिजनेस। अगर हमने कोई इंटरेस्ट बिजनेस पर्पज की, मतलब असेट खरीदने के लिए भी की है, तो उसकी भी बिल्कुल वैसी डिडक्शन ले सकते हैं जैसे हमने बिजनेस के लिए लोन लिया है। क्यों? क्योंकि असेट भी हमने बिजनेस के लिए लिया है। तो हम पे दोनों चॉइस हैं, पुट टू यूज करने से पहले तक की ब्याज को कैपिटलाइज करके डेप्रिसिएशन क्लेम करूं और उसके बाद की ब्याज को रेवेन्यू मान के पीएनएल में डेबिट करूं और टोटल ब्याज को मैं रेवेन्यू मान के पीएनएल में डेबिट करूं। बोथ ऑप्शंस आर विद मी, आई कैन डू दिस। फिर आता है डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड्स। ये क्या होता है? सिंपल है भैया, इसमें भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जीरो कूपन बॉन्ड्स में क्या होता है कि कंपनी आपको डीप डिस्काउंट पर बॉन्ड इशू कर देती है। प्लीज ध्यान से देखना, मैं एक प्रैक्टिकल से आपको समझा रहा हूं। जीरो कूपन बॉन्ड समझा रहा हूं। जीरो कूपन बॉन्ड्स, अब ये क्या होता है? देखिए साहब, इसमें मान लो 100 रुपए का रेट चल रहा है, मतलब 100 रुपए का बॉन्ड है और गवर्नमेंट ने क्या किया, 60 रुपए पे अलाउ कर दिया, था इशू कर दिया, तो इसका मतलब डिस्काउंट कितना हो गया? 40 रुपए। अब दो बातें होंगी, ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। कंपनी के हैंड में डिस्काउंट का क्या होगा और बॉन्ड होल्डर को जब ये पैसे मिलेंगे तो उसके हैंड में क्या होगा? प्लीज ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहा हूं। मान लो कंपनी ने 1 लाख बॉन्ड इशू किए, तो 40 रुपए के हिसाब से डिस्काउंट हो गया 40 लाख रुपए। अब मान लो ये 5 साल बाद रिडीमेबल है, तो डिवाइड बाई 5, और आपने कंपनी अकाउंट में खरीद पढ़ा है भैया, डिवाइड बाई 5, फर्स्ट ईयर में 8 लाख और बैलेंस शीट में कितना? 32 लाख मिसलेनियस एक्सपेंडिचर या डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ बॉन्ड्स। फिर अगले साल फिर 8 लाख, 24 लाख, फिर 8, 16, फिर 8, 8, 8, 0, ऐसे करके लाइफ ऑफ बॉन्ड्स ये पूरा राइट ऑफ हो जाएगा। तो बताइए कंपनी के रूप में 5 साल में राइट ऑफ किया, एकदम समझ आया कि नहीं आया? कंपनी का लॉस था, कंपनी का डिस्काउंट था, हमने उठा के सारा उसे 5 साल में अलाउ कर दिया। सो दिस इज क्लियर। अब देखिए बॉन्ड होल्डर के एंड में, मान लो एक्स एक बॉन्ड होल्डर है, उसने 10,000 बॉन्ड लिए थे, 60 का एक पड़ा, तो उसके लिए जो वैल्यू थी वो 6 लाख थी, ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब 5 साल बाद उसे पैसे मिलेंगे, तो 5 साल बाद मिलेंगे तो इसे लॉन्ग टर्म माना जाता है, कैपिटल गेन में चला जाएगा। प्लीज ध्यान से सुनना, एग्जाम में आ गया तो तभी होगा जब तुम मुझे ध्यान से सुनोगे। 5 साल बाद है, लॉन्ग टर्म है। अब बताइए सेल प्रोसीड 100 रुपए के हिसाब से 5 साल बाद 10,000 पे मुझे 10 लाख मिलेगा, और चूंकि बॉन्ड है तो इंडेक्स होगा नहीं, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मेरी 6 लाख, तो 4 लाख रुपए बॉन्ड होल्डर के एंड में क्या हो गया? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। बताइए समझ आया कि नहीं आया? बॉन्ड होल्डर के एंड में ये होना है, जितने का खरीदा और फाइनल में जो मैच्योरिटी प्राइस मिलेगी, डिफरेंस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा,
डिपेंड ऑफ पीरियड ऑफ होल्डिंग, क्योंकि 5 साल का पीरियड है तो लॉन्ग टर्म, इसलिए मैंने इसे लिख दिया। इंडेक्स होगा नहीं क्योंकि बॉन्ड है। बताइए क्लियर है कि नहीं? एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन है, प्रोविडेंट फंड, सुपरविजन फंड, किसी में भी है तो जितना भी वो खर्चा करेगा, जो उतना ही कंट्रीब्यूशन करेगा, वो सीधा P&L अकाउंट में उसे डिडक्शन मिल जाएगी। ठीक है, बाकी 43 भी में आएगा तो वो मैं उस क्लास में ले लूँगा, नेक्स्ट क्लास में आएगा तो बता दूंगा क्या क्या प्रोविजन है इसके। 10वां देखो, शायद मैंने डिस्कस कर लिया आपके साथ, पढ़ो एक बार इसे। बताइए, ये मैंने डिस्कस कर लिया है। लाइव स्टॉक है, अदरवाइज इन स्टॉक एंड ट्रेड, तो मतलब मदर डेयरी, कोई लॉस होगा P&L अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। आई हैव टोल्ड यू। अब एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ये वाला पेड डेट्स का। देखिए बेड डेट्स। देखिए, सबसे पहली बात ये होती है कि बेड डेट्स होते क्या हैं। बेड डेट्स का मतलब ये कतई नहीं है कि कल को आप मूवी देखने गए, सिनेमा घर में बैठे, पिक्चर चल रही है और पिक्चर आपको अच्छी नहीं लगी और आप बाहर निकल के बोल रहे हैं यार पैसे बेड डेट हो गए। या आपने किसी रेस्टोरेंट में खाना खाया, खाना अच्छा नहीं लगा और आपने लिख दिया पैसे बेड डेट हो गए। ये बेड डेट नहीं है भैया। बेड डेट के लिए सेल का होना अनिवार्य है और वो ये कह रहे हैं कि अर्लियर, यानी पहले, जो आप बेड डेट के रूप में अभी डेबिट करना चाहते हो, तो कुछ साल पहले, 1 साल 2 साल 3 साल पहले, या कभी कुछ साल पहले आपने उसे इनकम के रूप में पहले क्रेडिट किया हुआ है, तो हम डेबिट होने देंगे, वरना हम डेबिट नहीं होने देंगे। देख लेते हैं एक एग्जांपल। मान लीजिए एक ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, मैं सेल कर रहा हूं, मेरी सेल्स 1 करोड़ रुपए की है। इसमें मैंने 1 लाख रुपए की सेल की थी अपने दोस्त रामलाल को। मेरे पास आया, बोले संजीव भाई फटाफट से माल दे। मैंने बैठ तो सही, बोले नहीं तू माल दे, मुझे जाना है। मैंने दिया, चला गया। थोड़ी दूर निकला होगा, 10-15 कदम, बड़ी तेजी से आवाज आती है सड़क पर, और मैं सड़क पर देखता हूं तो एक्सीडेंट हो जाता है उसका और उसकी डेथ हो जाती है। अब डेथ हो गई तो मुझे ये मालूम है कि इसका बेटा लल्लू है, लल्लू नाम मान लो उसका है, और बड़ा बदमाश है, वो मुझे ये 1 लाख रुपए नहीं देगा। तो मैंने क्या किया, मेरा दोस्त है, चल कोई नहीं यार, मैं इसे अपना लॉस मान के मैं सेल ही 99 लाख दिखा रहा हूं। और फिर कुछ समय बाद मैंने लल्लू से पैसे मांगे। लल्लू ने कहा कौन सा माल, कैसा माल, मैं तो आपको जानता ही नहीं। मुझे समझ आ गया पैसे नहीं मिलेंगे, तो मैं अब इन्हें बेड डेट्स करना चाहता हूं 1 लाख रुपए और उसके बाद नेट प्रॉफिट। आप बताइए क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? और कर रहा हूं तो सही कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं? और क्या गलत कर रहा हूं मैं? नो सर, सेल 1 करोड़ ही माननी है। चलिए,
नहीं कर सकते, क्रेडिट हुआ नहीं, शाबाश। तो डेबिट क्यों होगा? वेरी गुड सर। सेल तो 1 करोड़ पर ही दिखाना होगा, सेल में तो डाला नहीं। सेल 1 करोड़ होनी चाहिए, वरना सर कोई डेट ही नहीं है। बिल्कुल सभी का आंसर एकदम सही। और जब सभी का आंसर सही तो भैया मैं जब ये डालना चाहता हूं तो मुझे यहाँ 1 करोड़ दिखाना होगा, तो मैं यहाँ इसके अगेंस्ट डेबिट कर सकता हूँ। बताइए अब सही हूं मैं 1 करोड़ दिखाते ही? ठीक है, तो मैंने ये यहां पर डेबिट किया और मुझे इसकी डिडक्शन मिल गई। अब 2 साल बाद, हिंदी फिल्मों की तरह 2 साल बाद लल्लू के सपने में भोलेनाथ आए। बोले, लल्लू तुझे शर्म नहीं आती? तूने मेरे दोस्त संजीव के 1 लाख रुपए मार लिए, तुझे बिल्कुल शर्म नहीं आती? तू मेरा बेटा है, मैं शर्म आती है तुझे बेटा कहते हुए? और उसने खूब डांटा अपने बेटे को। बस अगले दिन सुबह ही लल्लू मेरे पास आता है और 2 साल बाद मुझे वो 1 लाख रुपए दे देता है। संजीव जी ये लो 1 लाख रुपए, सॉरी मैंने उस समय आपको नहीं दिए, अब ले लीजिए। बताइए अब इस 1 लाख का क्या करूं? बैड डेट रिक्वर्ड, वेरी गुड इशिता, बैड डेट रिक्वर्ड। और संतोष भी ठीक, पीएनएल में क्रेडिट, तो ये पीएनएल में क्रेडिट हो जाएंगे और इनका नाम होगा बैड डेट्स रिक्वर्ड। वेरी गुड। अब मैं एक सवाल पूछूंगा, सब बच्चे जवाब देंगे सोच के। मैंने कहा 1 लाख रुपए बैड डेट है, इनकम टैक्स वाले बोले बेवकूफ झूठ मत बोल, 80,000 है केवल, 0.80 लाख, 80,000। अब 80,000 रुपया है, 80,000 है। मैंने इनकम टैक्स से रिक्वेस्ट की, इनकम टैक्स ऑफिसर बोला नहीं ये 20,000 है, और सॉरी 80,000 है, अब 80 की डिडक्शन देंगे। मैं चलो जी जो दे रहे हो ठीक है दे दो। बताओ एक था लेकिन डिडक्शन 80 की मिली, तो बताइए नेट प्रॉफिट में कितने रुपए जुड़ गए? 20,000। और इस 20,000 पे टैक्स लग गया, बोलो हाँ या ना? बिल्कुल। अब 2 साल बाद लल्लू आता है और मुझसे कहता है संजीव जी ये 20,000 रुपये रखो, बाकी मैं धीरे धीरे दे दूंगा। बताओ इस 20,000 पे टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा? सब लोग लिखें फटाफट। नॉट टैक्सेबल। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने एक क्लेम किया था और डिपार्टमेंट 80 माना था, तो 20,000 पे तो पहले ही टैक्स लग चुका है यहां पर। ठीक है, अगर मान लो 50,000 लाता तो क्या करते? 50,000 लाता तो 20 माइनस कर दो, 50 में से 20 माइनस कर दो, 30 पे टैक्स लगेगा। अच्छा वो 1 लाख लाता तो 1 लाख, तो फिर 20 माइनस कर दो, 80,000 पे टैक्स लगता। तो इस तरीके से वो टैक्सेबिलिटी कर देंगे। अब देखिए ध्यान से, अगर ये मनी लैंडिंग का बिजनेस होता तो क्या होता? ध्यान से सुनना, यहां प्रैक्टिकल आ सकता है। बताइए मैं किसी दोस्त को लोन, मतलब किसी को लोन देता हूं, राम को लोन दिया, राम लोन्स डेबिट टू बैंक, मान लो 1 लाख रुपए। आप बताओ ये 1 लाख पीएनएल में जाएगा या बैलेंस शीट में जाएगा? राम लोन्स बैलेंस शीट में गया। अब हुआ क्या, 10,000 रुपए की इस पे ब्याज बनी, तो ब्याज की एंट्री मैंने पास कर दी, एक्रूड इनकम 10,000 रुपए, और अभी ब्याज मिली नहीं, तो अगले साल की बैलेंस शीट में ये बढ़ के हो गया 1.1 लाख। ब्याज एक्रूड है, मैंने क्रेडिट कर दी, और क्रेडिट कर दी तो नेट प्रॉफिट में ये शामिल हो गई। अब मेरा ध्यान से सुनना, अब बैलेंस शीट में इस पे 1 लाख रुपए आए। अब उससे अगले साल मैं इससे मांग रहा हूं, पैसे नहीं दे रहा, और सारे प्रयास कर लिए, फाइनली डिसाइड हुआ कि पैसे नहीं देगा, तो अगले साल मैं पीएनएल अकाउंट में क्या करूंगा? बैड डेट डालूंगा। कितना बैड डेट डालूं बताइए? 1 लाख या 10,000 या 1,10,000?
देखिए, अगर हम वो बात माने कि पहले इनकम क्रेडिट होनी चाहिए तो डेबिट होगा, तो देखिए 0.10 ये तो डेबिट हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ये तो क्रेडिट था और डेबिट हो गया। बट आप बताइए वास्तव में 1 लाख भी तो नहीं मिल रहा, तो गवर्नमेंट करिए आप डेबिट कर दीजिए 1.10। तो ये एक्सेप्शन है इस बात का कि क्रेडिट होना, मनी लेंडिंग के बिजनेस में क्रेडिट होना, लोन अमाउंट वो होगा ही नहीं कभी, तो क्रेडिट होना जरूरी नहीं है, मतलब होगा ही नहीं तो जरूरी क्या। लेकिन ब्याज अगर क्रेडिट हो गई है तो ब्याज क्रेडिट है तो डेबिट करो। अगर मान लो मैंने ये एंट्री नहीं की होती, नहीं डाली होती यहाँ पर, और मुझे पता चल जाता कि पैसे नहीं मिल रहे, तो फिर बताइए फिर कितना डेबिट करता मैं यहाँ पे, फिर 1 लाख करता, सीधी सी बात। अगर मैंने ब्याज क्रेडिट कर दिया तो ब्याज डेबिट हो जाएगी, लेकिन लोन तो हो ही नहीं सकता ना क्रेडिट उसमें, तो इसलिए लोन का पूरा अमाउंट आप बैड डेट के रूप में डाल सकते हो। क्लियर? चलिए, अब बात आती है कि मान लीजिए मेरा बिजनेस है, मैं नॉर्मल बिजनेस है, ऐसे ही मनी लेंडिंग का नहीं है। मेरा एक दोस्त मुझसे पैसे मांगता है, संजीव भाई 5 लाख रुपए उधार दे दो, मैं आपको ना 2 महीने में दे दूंगा। अब दोस्त मांग रहा है, मान लो मैं कैपेबल हूं, मैंने 5 लाख दे दिए। अब 2 महीने क्या हो गए, 2 साल हो गए, वो दे ही नहीं रहा मुझे। मैं मांग रहा हूं, अब फोन उठाना बंद कर दिया, घर का एड्रेस चेंज हो गया, अब मैं क्या करूं? देखो, अगर फोन नहीं उठा रहा, घर का एड्रेस चेंज हो गया, इसका मतलब मजबूर है। अब मान लो कहीं दिख भी जाता है और फिर मैं उससे पैसे मांगता हूं, तो फिर शायद दोस्ती नहीं है मेरी। तो बताइए 5 लाख मेरा घाटा हो गया, मुझे ये घाटा बर्दाश्त करना होगा। क्या मैं इस घाटे को बैड डेट के रूप में पीएनएल अकाउंट डेबिट कर सकता हूं या नहीं? सोच के बताओ। बिल्कुल नहीं कर सकता, क्योंकि ये मेरा पर्सनल लोन दिया है मैंने दोस्त को, नहीं। लेकिन अगर मान लो मेरा बिजनेस मनी लेंडिंग का होता, मनी लेंडिंग का, तो देखिए उस केस में मैं डेबिट कर सकता था कि नहीं कर सकता था? यस, उस केस में कर सकता था। बात समझ आई? तब मैं कर सकता था। ओके, एक छोटा सा क्वेश्चन, मान लो मेरा कैशियर है, रोज पैसे मैं उसे देता हूं और बैंक में जमा कर देता है, डेली ये काम करता है। एक दिन थोड़े पैसे ज्यादा थे, वो बैंक में जमा करने जा रहा था, उसका हृदय परिवर्तित हो गया। हृदय परिवर्तित कह रहा है, अरे पैसे बैंक में जमा करा क्या करूंगा, चल भगता हूं यहां से और पैसे मजे करता हूं, भग जाता है। आप बताइए 10 लाख रुपए लेके वो भाग गया, ये 10 लाख रुपए मैं बिजनेस लॉस मान के डाल सकता हूं या नहीं डाल सकता हूं? एम्प्लॉय था मेरा, ध्यान रखिएगा, वो बिल्कुल मैं डेबिट कर दूंगा पीएनएल अकाउंट में, लॉस ड्यू टू भागिंग ऑफ कैशियर, कैशियर के भागने की वजह से नुकसान हुआ, और यहां डेबिट में कर सकता हूं। तो बताइए ये पॉइंट एकदम क्लियर, बेड डेट से रिलेटेड सारे पॉइंट क्लियर? हाँ, एम्बेजलमेंट हो गया, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो ऐसा, एकदम सही बोला है आपने, एकदम सही बोला है, परफेक्ट, एम्बेजलमेंट हो गया। चलिए अब हम पॉइंट पढ़ेंगे ये वाला, फैमिली प्लानिंग का। चलिए इसे मेरे साथ लिखिए, थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मैं थोड़ा इसमें ऐसी बात बताऊंगा जो शायद तुम्हें ना पता हो। चलिए लिखना शुरू करें, हेडिंग डालें, एक्सपेंडिचर ऑन फैमिली प्लानिंग। देखिए सेक्शन स्पेसिफिक बात कर रहा है। देखिए लॉ पढ़ने का एक नियम है, आपने अगर लॉ पढ़ी हो और ढंग से पढ़ी हो तो उसमें एक नियम है, स्पेसिफिक वर्सेस जनरल। लॉ पढ़ने का ये नियम है। अब ये होता क्या है, देखो अगर किसी बात के लिए स्पेसिफिक बात लिख दी गई है, कोई सेक्शन बना दिया गया है, तो हमें वही सेक्शन फॉलो करना है, दैट्स ऑल। लेकिन अगर कोई सेक्शन नहीं बनाया गया है तो उस केस में जो जनरल है वो एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये सेक्शन कह रहा है ओनली टू ए कंपनी, सिर्फ एक कंपनी के लिए। देखिए मैं पढ़वा देता हूं आपको, इनकर्ड बाई ए कंपनी फॉर फैमिली प्लानिंग। ठीक है, ओनली टू ए कंपनी, ओनली टू ए कंपनी। ठीक है, ओनली टू ए कंपनी। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अभी समझ आएगा सारा, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये ओनली टू ए कंपनी, तो क्या टैक्स केवल कंपनी देती है, असेसी केवल कंपनी होती है, पर्सन केवल कंपनी होता है? नहीं जी, अदर देन कंपनी भी होते हैं, अदर देन कंपनी। देखो भैया ये सेक्शन स्पेसिफिक बना है
गवर्नमेंट ने कंपनी के लिए स्पेसिफिक बनाया, तो मैं स्पेसिफिक की बात करूंगा। अब खर्चा कौन कौन सा है, बोले साहब कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो क्या होगा, रेवेन्यू है तो क्या होगा, देखिए ये भी देख लेते हैं। देखिए 1/5 अगर कैपिटल है, ठीक है, इनविच इनकम एंड बैलेंस विल बी अलाउड इन ईच ऑफ द 4 इमीडिएटली सक्सीडिंग ईयर, और रेवेन्यू है तो वो वैसे ही अलाउड है, ठीक है। चलिए 1/5 इन द ईयर ऑफ एक्सपेंडिचर। अब अदर देन कंपनी कैसे होगा, यहां पर हमें जनरल सेक्शंस लगाने पड़ेंगे। देखिए सिर्फ कंपनी के लिए लिखा है सच एक्सपेंडिचर कैपिटल इन नेचर, कैपिटल 1/5, और रेवेन्यू तो वैसे ही अलाउड होता है, तो रेवेन्यू की टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं, राइट। अब चूंकि ये सिर्फ कंपनी के लिए बात कर रहे थे तो कह रहे हैं 1/5 इन द ईयर ऑफ एक्सपेंडिचर एंड रेस्ट 4/5 इन नेक्स्ट 4 years इक्वली रेस्पेक्टिवली, और यहां एनी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब बात आती है यहां पर, तो ये तो स्पेसिफिक वैसे ही हो गया जनरल। अब यहां बात करेंगे अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर होता या रेवेन्यू होता। आप बताएं मुझे कैपिटल एक्सपेंडिचर पर हम क्या क्लेम करते हैं, बताइए क्या क्लेम करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। डेप्रिसिएशन, और उसका सेक्शन क्या है 32, और रेवेन्यू करते हैं जनरल सेक्शन है 37(1). अब ये तो लिखा हुआ था, ये तो आपको पता था, ये चीज मैंने आपको बताने की कोशिश की और आपको पता था, तो बहुत अच्छी बात है। अदर देन कंपनी कैपिटल डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकती है अगर वो फैमिली प्लानिंग पे कोई खर्चा करता है एसएससी, और रेवेन्यू है तो सेक्शन 37(1). बट 37(1) में कुछ कंडीशंस हैं जिन्हें अगर आप सेटिस्फाइड करोगे अदर देन कंपनी हो तो ही डिडक्शन मिलेगी, वरना डिडक्शन नहीं मिलेगी। ये है आपका 37(1). एक बार रीड करें इसे। पहला है एक्सपेंडिचर शुड नॉट बी कैपिटल नेचर, यानी कैपिटल नहीं होना चाहिए। अरे भैया कैपिटल होता तो मैंने बैटरी डेप्रिसिएशन ले लेना था। एक्सपेंडिचर शुड हैव बीन इनकर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर में खर्च होना चाहिए, बिल्कुल हुआ है जी। पर्सनल नेचर का नहीं है, अरे भैया पर्सनल का नहीं है, एम्प्लॉय के ऊपर खर्च किया है। और चौथा बिजनेस से रिलेटेड है। देखो साहब 4 बातें, अगर कोई भी खर्चा इन 4 कंडीशंस को सेटिस्फाइड करता है तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान के पूरी डिडक्शन मिल जाएगी। पहला कैपिटल नेचर का नहीं है, अगर कैपिटल का डेप्रिसिएशन क्लेम करो। दूसरा प्रीवियस ईयर में हुआ है, हाँ जी प्रीवियस ईयर में हुआ है, जिस प्रीवियस ईयर की इनकम निकाल लें उसी प्रीवियस ईयर में हुआ है। तीसरा पर्सनल नेचर का नहीं है, और चौथा बिजनेस से रिलेटेड है। अब बात आती है कि अगर एम्प्लॉय मान लो कंपनी के अलावा अगर कोई असेसी है और वो फैमिली प्लानिंग पे खर्चा कर रहे हैं, हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्लेम करना चाह रहे हैं। देखो भैया कैपिटल नहीं है क्योंकि कैपिटल यहां आ गया, प्रीवियस ईयर में हुआ है, हाँ जी हुआ है। पर्सनल भी नहीं है क्योंकि अदर देन कंपनी जो भी असेसी है उसने अपने एम्प्लॉय के लिए किया है, और बिजनेस से रिलेटेड। तो चौथा पॉइंट आता है बिजनेस से रिलेटेड कैसे असर ये। सुने मेरी बात, देखिए एम्प्लॉय का मान लो एक ही बच्चा है, अब वो सुबह ऑफिस के लिए तैयार हुआ। जनरली आदमी को जब ऑफिस के लिए निकलना होता है तो वो पहले दिन दूसरे दिन जाके देखता है कि उसे कितना टाइम लगता है। अब मान लो 10 बजे का ऑफिस है और आधा घंटा लगता है, तो वो 9:30 बजे अपने घर से निकलता है ताकि 10 बजे ऑफिस पहुंच जाए। अब डेली वैसे ही कर रहा है। अब क्या हुआ, एक दिन तैयार होकर निकलने को जैसे ही तैयार हुआ, अब बच्चे ने रोना शुरू कर दिया। अब पिता है, बच्चा रो रहा है तो निश्चित तौर पे पूछेगा तो सही क्या हुआ। कह रहा है नहीं मुझे तो चॉकलेट दिला के लाओ, मुझे तो ये दिला के लाओ। अब पिता के पास 2 ऑप्शन है, एक उसे रोता हुआ छोड़ के जाए, दूसरा वो उसे चॉकलेट दिलाने ले जाए। उसने कहा चल एक काम करता हूँ और बच्चे को चॉकलेट दिला देता हूँ। गया चॉकलेट दिला के लाया, 15 मिनट खराब हो गए। इसका अलावा ऑफिस पहुंचेगा 15-20 मिनट आधे घंटे लेट, कोई बात नहीं। अब मान लीजिए इसके 2 बच्चे होते
जैसे ही पहले को दिला के लाया, अब दूसरा वाला जिद करने लग गया, अब दूसरे वाले को भी लेके गया, फिर आधे घंटे लेट। भगवान ना करे 8-10 बच्चे होते तो शाम तक ऑफिस ही नहीं पहुंचता, पहुंचता क्या? नहीं। तो इसलिए ये बिजनेस से रिलेटेड अपने आप हो गया कि नहीं हो गया? अगर एम्प्लॉय की फैमिली प्लानिंग पर अदर देन कंपनी कोई भी अगर खर्चा करेगा तो कहीं ना कहीं बिजनेस के लिए सपोर्टिव होगा। जितने कम बच्चे होंगे उतना वो ज़्यादा इजी रहेगा, उतना उसे कंफर्टेबल रहेगा, वो अपने ऑफिस और बिजनेस पे ध्यान, ऑफिस पे ध्यान दे पाएगा और जॉब पर ध्यान दे पाएगा। इसलिए यहाँ पर भी उसकी डिडक्शन उसे मिल जाएगी। बोलो बात समझ आई या नहीं आई? आगे बहुत बढ़िया। चलिए साहब, अब हम आगे देखेंगे जी। आगे क्या है सर? चलो जी आगे देख लेते हैं। देखो अब सेक्शन 48 सॉरी सेक्शन 37(1) का एक्सप्लेनेशन 1 है। ये क्या कहता है सुन लीजिए, इसको मैं समझाता हूं आपको, ध्यान से सुनना। गवर्नमेंट कह रही है कि सारे खर्चे अलाउ कर देंगे, बट एक बात ध्यान रखिएगा, मान लो ये एक्सप्लेनेशन नहीं होता तो गवर्नमेंट मतलब असेसी क्या कहता? सपोज दिस इज द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, किसी मतलब भाई का है, गुंडा वगैरह जो होते हैं ना, भाई भाई जिनको बोलते हैं, उसका ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ठीक है। अब वो बड़े लेवल का है। अब उसने किसी की क्या ली? सुपारी ली। सुपारी समझते हो? मुंबई वाले तो अच्छी तरीके से समझते होंगे सुपारी। हाँ भाई मुंबई वालों, सुपारी समझ में आया? चलिए, तो अब 1 करोड़ रुपए में एक गुंडे भाई ने सुपारी ली कि मिस्टर एक्स को खलास करना है। बिल्कुल सही बोल रहा है तरुण, खलास करना है। अब ये मान लो फॉर एग्जाम्पल किसी अंडरवर्ल्ड डॉन का है ये P&L अकाउंट। अब बताइए, अंडरवर्ल्ड डॉन खुद तो मारने जाएगा नहीं, तो निश्चित तौर पे किसी को हायर करेगा। उसने हायर किया रामलाल को। रामलाल ने कहा 25 लाख रुपए लूंगा। ठीक है जी, बीइंग ए टैक्स कंसल्टेंट आपने देखा कि एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो भैया ठीक है, कोई भी इनकम अर्न होगी उसके लिए जो भी खर्चा होगा हम माइनस करेंगे। चलिए, अब आप पूछोगे कि भैया रामलाल आप एक पिस्टल से सारे लोगों को मार देते हो या आप अलग अलग मर्डर पर अलग अलग पिस्टल लेते हो? बोले जी अलग अलग। तो पूरी पिस्टल डेबिट कर दो, और अगर एक ही से कर रहे हो तो डेप्रीशिएशन लगा दो, फिर इसमें गोलियां भी डलेंगी। और पकड़े गए तो पुलिस को क्या दी? ब्राइब। और फिर देखा कि एक सुपारी पे शुद्ध लाभ कितना हुआ, और इस शुद्ध लाभ पे क्या लगेगा? टैक्स। मान लीजिए ये लॉ होता तो बताइए, लोग इलीगल इनकम भी करने के लिए खूब खर्चा करते और डिडक्शन क्लेम करते कि नहीं करते? बताइए। अब गवर्नमेंट ये कहे कि भैया ऐसा है, हमें तेरे इस नेट प्रॉफिट से कोई मतलब नहीं, हमें तेरे इन खर्चों से कोई मतलब नहीं, और साथ में ये कह दे हमें इससे भी कोई मतलब नहीं, सुपारी से भी कोई मतलब नहीं, मान लो ऐसा कह दे, जरा बताना फिर लोग लीगल बिजनेस करेंगे, इलीगल काम करना शुरू कर देंगे? इलीगल शुरू कर देंगे। तो भैया गवर्नमेंट साहब बोली कि ऐसा कोई भी खर्चा जो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है, ये सारे खर्चे पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है, कोई अलाउड नहीं है। और इलीगल इनकम जितनी भी है वो 100% क्या है? टैक्सेबल। इस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो इलीगल इनकम को गवर्नमेंट ने टैक्सेबल कर दिया है। अब आप कहोगे सर ये तो गलत काम है। देखो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कह रहा है हमें तो दे दो टैक्स। सीधे शब्दों में सुन लो ये। अब ये काम किसका है? पुलिस डिपार्टमेंट का। वो अपने आप देखे, अपने आप समझे, हमें टैक्स चाहिए। ठीक है, तो बताइए ये एक्सप्लेनेशन क्या है? ये एक्सप्लेनेशन कहता है कि अगर कोई एक्सपेंडिचर पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ है तो उसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी, और इलीगल इनकम 100% टैक्सेबल होगी। राइट। चलिए साहब, अब आगे देखते हैं। देखिए, इसके बाद कुछ खर्चे ऐसे हैं जो गवर्नमेंट ने सेक्शन 37(1) के एग्जाम्पल बताए हमें, हमने एग्जाम्पल के तौर पर डाल दिए, कुछ डाले हैं। बाकी हर कोई खर्चा जो कैपिटल नेचर का नहीं है, पर्सनल नेचर का नहीं है, प्रीवियस ईयर में हुआ है, बिजनेस से रिलेटेड है, चारों शर्तें पूरी करे तो वो रेवेन्यू अकाउंट, रेवेन्यू एक्सपेंड मान के P&L अकाउंट में डेबिट आप कर सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल जैसे रेम्यूनरेशन टू एम्प्लॉय। आप बताइए, एम्प्लॉय को सैलरी देंगे, अलाउ नहीं होनी चाहिए? अरे भैया उनकी वजह से बिजनेस में इतनी हेल्प मिल रही है, डिडक्शन मिलेगी। फिर देखिए
पेनल्टी की बात अब ये मैं समझा रहा हूं, ये भी जरा ध्यान से समझ लीजिए। पेनल्टी दो तरीके की होगी, एक ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एक ब्रीच ऑफ लॉ। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अलाउड है और ब्रीच ऑफ लॉ डिसअलाउड। लिख लीजिए। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है? मान लो मैं बिजनेस करना चाहता हूं, आज मैं मुकेश भैया से कहता हूं भैया मैं आपके साथ बिजनेस करना चाहता हूं। अब इतने बड़े आदमी हैं, उनका फर्ज बनता है मेरी हेल्प करें। बोले ठीक है बेटा आजा, मैं बिजनेस करवाऊंगा, बता क्या सब कितना सप्लाई करेगा? भैया 25 लाख का माल सप्लाई कर दूंगा। मैं ठीक है बेटा एक काम कर, एग्रीमेंट बना ले, और तू कब तक सप्लाई कर देगा? मैंने कहा भैया 28 फरवरी तक। देख एग्रीमेंट बना ले, 28 फरवरी तक 25 लाख का माल सप्लाई कर देगा। कर देगा बहुत बढ़िया बात, नहीं सप्लाई करेगा तो बेटा मैं आगे सप्लाई नहीं कर पाऊंगा, तो तुझे तो कोई जानता नहीं पर मेरी गुडविल खराब हो जाएगी। तो ध्यान रखियो, अगर तूने 25 लाख का माल 28 फरवरी से मुझे सप्लाई नहीं किया तो मैं 1 लाख रुपये पेनल्टी लगाऊंगा और तुझे वो देनी पड़ेगी। अब 27 की रात को मेरे पास मेरे सप्लायर का फ़ोन आता है, कहता है संजीव जी यार मशीनें ख़राब हो गई, माल नहीं दे पाऊंगा। अब उसने तो इतना कह के फ़ोन रख दिया। मैंने मुकेश भैया को फ़ोन मिलाया, मुकेश भैया बोले बेटा कोई बात नहीं, अब एक काम करो, कल माल तो आ नहीं रहा तुम्हारा, 1 लाख लेके आ जाओ। अब मैं 1 लाख उन्हें दे देता हूँ। बताइए मेरे कंट्रोल में था क्या ये खर्चा? ये नुकसान मेरे कंट्रोल में था क्या? बिल्कुल नहीं था। तो ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मान के जो भी मैंने पेनल्टी दी है उसकी मुझे डिडक्शन मिल जाएगी। अच्छा रात को मान लो कल 27 की रात को मुकेश भैया का कंपटीटर मुझे फ़ोन करता है और कहता है संजीव भाई आप ना माल दे रहे हो 25 लाख का मुकेश अंबानी को, आप एक काम करो ये माल मुझे 30 लाख में दे दो। अब बताओ मुझे 5 लाख फालतू मिल रहे हैं, दूं क्या नहीं दूं? प्रैक्टिकल लाइफ में मुझे ये माल नहीं देना चाहिए कंपटीटर को। क्यों? क्योंकि जिंदगी भर के लिए मुकेश भैया से तो रिलेशन खराब हो गए और ये भी बंदा मुझे आगे माल की सप्लाई करने नहीं देगा। तो एज पर लॉजिक तो मुझे नहीं करना चाहिए, पर लेकिन फ़ायदा हो रहा है। तो अब बात आई कि जैसे ही मैं इसका 30 लाख का ऑफर एक्सेप्ट करूंगा तो मुझे 1 लाख कितने देना पड़ेगा मुकेश भैया को? तो मुझे 5 लाख फालतू मिल रहे हैं, बदले में 1 लाख जा रहा है, तो भी 4 लाख का फायदा है। बताइए गवर्नमेंट इस 4 लाख की डिडक्शन मतलब 1 लाख की अब डिडक्शन देगी कि नहीं देगी, जो मुझे अब देना पड़ रहा है मुकेश भैया का? बिल्कुल देगी, क्योंकि ये अभी भी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, तो डिडक्शन मिलेगी, चाहे वो मेरे मतलब जान के की चाहे कैसे भी। अगर मैंने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया है एनी केस मुझे उसकी डिडक्शन मिलेगी। बट लॉ को तोड़ रहा हूँ, कस्टम पेनल्टी लगी, सेल टैक्स पेनल्टी, जीएसटी पेनल्टी, वैट, एक्साइज कोई भी, या रोड पे मेरा चलान कट गया तो मैं लॉ को ब्रीच कर रहा हूँ, तभी तो मेरा ये सब हो रहा है। तो वो जो भी होगा उसकी डिडक्शन मुझे नहीं मिलेगी। बताइए ये समझ आया कि नहीं आया? पेनल्टी वाला क्लॉज एकदम आ गया। चलिए लीगल एक्सपेंसेज आप जानते हैं बहुत सारी कंपनियां हैं, उन कंपनियों का भाई साहब दिन भर में 50 केस होते हैं उनके ऊपर, तो उन्होंने लीगल सेल पूरी बना रखी है, उनके लॉयर्स हैं, वो केस लड़ते हैं तो उन्हें फीस देंगे, तो वो भी अलाउड है। एक्सपेंडिचर ऑफ रेजिंग लोन्स, ये क्या होता है? देखो बड़ी सीधी सी बात है, मुझे आज 1 करोड़ रुपए का लोन लेना है, मैं बैंक मैनेजर के पास गया, मैंने कहा भाई साहब मुझे 1 करोड़ का लोन चाहिए। उसने कहा ले लो, 2% कमीशन चाहिए। मैंने 2% उसे दे दिया। जो 2% मैंने दिया, बताओ इसकी मुझे डिडक्शन मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? सोच के बताना। कमीशन दिया है मैंने उसे, बिल्कुल नहीं मिलेगी। कामेश्वर क्यों नहीं मिलेगी? रीजन बताओ। यू आर राइट, बिल्कुल नहीं मिलेगी, बिकॉज ये कमीशन नहीं है, दिस इज ब्राइब, एंड ब्राइब अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी। क्लियर? अच्छा अब बात करता हूं चेंज। अखबारों में एडवर्टीजमेंट आता है कि साहब पैसा चाहिए हमारे पास आइए। मैं पहुंच गया, लाओ जी लाओ। उनने मुझे बैंक से लोन दिला दिया 1 करोड़ का, और बदले में अब 2% कमीशन मांग रहे हैं वो। अब मैं उन्हें 2% कमीशन दे रहा हूं। बताओ अब ये 2% कमीशन डिडक्शन मिलेगी कि नहीं मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। अब इलीगल नहीं है, ठीक है। ऐसी कोई एक्सपेंडिचर एडवर्टीजमेंट पे किया, उसकी डिडक्शन मिलेगी। फिर क्या हुआ? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने कुछ खर्चे ऐसे हैं वो उन्होंने कहा कि भैया ये हम अलाउ करेंगे। क्लियर? ये हम अलाउ करेंगे। जैसे दिवाली एंड मुहूर्त एक्सपेंसेस कुछ हुआ है वो अलाउड है,
दिवाली पे कोई भी खर्चा किया, जैसे बोनस वोनस बांटते हैं, नया ऑफिस खोला कुछ, उसमें हमने पार्टी दे दी, लोगों को बुलाया, तो उसकी भी हमें डिडक्शन मिल जाती है। मैम आवाज आ रही है? चलिए, डिपॉजिट अंडर तत्काल टेलीफोन स्कीम, देखो ये आज की बात नहीं है, ये 90s के दौर की बात है, जब फ़ोन लगवाना बड़ा मुश्किल काम होता था। एप्लीकेशन लगाते थे और 2-2 साल बाद जाके नंबर आता था। तो उस समय भी एप्लीकेशन लगाई और एक दिन में फ़ोन लग जाता था। वो उसे कहते थे तत्काल, लेकिन उसके लिए 30,000 रुपये लगते थे उस समय। तो वो सीधे शब्दों में कह रहे हैं कि भैया फ़ोन की ज़रूरत होती है, बिजनेस के लिए बहुत ज़रूरत है। अब मान लीजिए आज मैं ये पता करना चाहता हूँ कि मुंबई में मैं जो माल अपने सप्लायर से खरीदता हूँ है या नहीं। अब मान लीजिए फ़ोन की सुविधा अवेलेबल है, मैं फ़ोन करूँगा, वो मुझे बता देगा है कि नहीं। होगा तो मैं बोलूँगा भेज दे, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर ये सुविधा नहीं होती तो मैं जाता कि नहीं जाता? जाता तो 3 दिन खराब होते कि नहीं होते? फ्लाइट से भी जाता तो 1 दिन खराब होता कि नहीं होता? तो टेलीफोन ये तत्काल वाला जो है, उस समय जितना भी पैसा हम देते थे, डिपॉजिट करते थे, उसकी डिडक्शन हमें मिल जाती थी। टेलीफोन वगैरह की मिल जाती थी। एक्सपेंडिचर ऑन फ्लोरेसेंट ट्यूब्स, बड़ी 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 वो होती हैं होर्डिंग्स, उन पर ट्यूबलाइट लगी होती हैं, जिनकी बड़ी वो है, तीखी रोशनी होती है। तो वो जो हम ट्यूबलाइट पर खर्चा करते हैं, तो उसकी भी हमें डिडक्शन पूरी मिल जाती है। प्रीमियम पेड ऑन लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी, ये आपने इंश्योरेंस क्लेम में पढ़ा होगा। यार ये क्या हो रहा है? चलिए कोई नहीं। तो कुछ लोग होते हैं अपने लॉस की इंश्योरेंस कराते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि भैया जो जिस दौरान लॉस होगा उस दौरान हमें सेल भी तो हमारी कम हो सकती है। अगर आग लग गई कहीं, मान लो शोरूम में आग लग गई, तो नॉर्मल सेल होती थी 30 टीवी रोज की, 30 टीवी रोज की रोज सेल होती थी। अब आग लग गई तो अब 2 टीवी रोज की सेल हो रही है, तो 28 टीवी रोज की सेल कम होगी कि नहीं होगी? तो प्रॉफिट भी कम होगा कि नहीं होगा? लोग उसका भी इंश्योरेंस करा देते हैं कि कल को कुछ हुआ तो उस प्रॉफिट का भी लॉस हमें मिल जाए, तो उसके लिए प्रीमियम दे, उसकी डिडक्शन मिलेगी। यार कोई फोन करके बोल दो ना यार, आवाज आ रही है किसी के पास नंबर? यानी वहां से आवाज आ रही है, ICI से। चलिए एक काम करते हैं, टाइम भी वैसे हो ही गया है, आज की क्लास में यही रोक देता हूँ। ये ऐसे ही डिस्टर्ब होगा, एक्चुअली मुझे लगता है वो फ़ोन उनका खुला रह गया है, जिसकी वजह से क्लास डिस्टर्ब हो रही है। और वैसे भी 2-4 मिनट ही बचे हैं, मैं इस पॉइंट के बाद वैसे भी बंद करने वाला था। तो आज की क्लास को हम यही रोकते हैं, कल आगे बढ़ा के इसको चलाएंगे। ठीक है, ऐसे ही कर देते हैं। राइट, बोलो फटाफट दो। चलिए, तो आज की क्लास यही रोकते हैं। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, कल मिलते हैं। ठीक है, गुड नाइट।